नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो में। तो गाइज़, मैंने अपने YouTube चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने अपनी किया सोनेट ग्रेविटी डीजल में चल रही पिछले 3 महीने से एक रीजनरेशन की प्रॉब्लम है DPF फ़िल्टर की, जो अब तक मेरी सोल्व नहीं हो पाई है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, 1 साल पहले ये कार ली थी और ये कम से कम 16-17 हज़ार किलोमीटर काफ़ी अच्छी चली। उसके बाद इसमें ऐसी दिक्कत आई कि इसमें अब वो 3 महीने हो चुके हैं, वो चीज़ अब तक ठीक नहीं हो पाई। 1 साल इसे चले हुए हुआ है। और आज थोड़ा सा ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करेंगे। किया की गाड़ी मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। डीजल गाड़ी हालांकि मैंने पहले बहुत यूज़ की हैं, हमारे घर में डीजल गाड़ियाँ रही हैं, लेकिन डीजल गाड़ी इसलिए सोच के ली थी कि चलिए ये भी एक इसी तरह की गाड़ी चलेगी, लेकिन वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाए। हालांकि आपको पता है कि डीजल गाड़ी जो होती है उसको ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे और खर्च करने पड़ते हैं। चलिए, किया में इसलिए गए डीजल में क्योंकि डीजल लेनी थी और इस प्राइस में डीजल बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही थी किया में, तो ये गाड़ी ली। ये किया सोनेट ग्रेविटी डीजल मॉडल है। हालांकि ये जो मॉडल है अब डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब इससे कम प्राइस में ये सब फीचर्स किया दे रही है। अब वो जो मॉडल ही ये वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है और कम प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले बात करूँ, जब मैं किया गाड़ी 1 साल पहले लेने गया तो डीजल में मुझे इससे एक नीचे वाला मॉडल मिल रहा था 1 लाख कम में, जिसमें हेलोजन लाइट्स थी, LED नहीं थी और सीट कवर्स नहीं थे, डैश कैम नहीं था, वो पुश बटन स्टार्ट नहीं थी। तो कुछ इस तरह के फीचर्स मिल रहे थे। तो जब मैंने सोचा नहीं, चलिए अब LED का ज़माना है, LED के साथ हम चलेंगे, और हमने 1 लाख और खर्च करके ये वाला मॉडल ख़रीदा जिसमें मुझे LED मिली। और सबसे बड़ा नुकसान एक और ही हुआ कि इसमें जो इसकी थ्रो है LED की वो भी अच्छी नहीं है जो हमने पैसे खर्च करके ली थी। और चलिए पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक कलर में ये गाड़ी है और आप अंदर आके देखेंगे तो स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स हैं, पुश बटन स्टार्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 गियर स्पीड मिलती है क्योंकि डीजल में है। यहाँ पे जो गियर है वो भी थोड़ा चेंज है ऊपर से, और वहाँ पे सामने देखेंगे आप एक डैश कैम है। और सबसे मेन मैंने थोड़ा ये भी सोचा, क्योंकि जब आप सीट कवर्स मुझे इसमें मिल रहे थे, क्योंकि 15 से 20 हज़ार रुपये में मुझे सीट कवर्स पे खर्च करने पड़ते, और यहाँ पर आपको इनबिल्ट ही सीट कवर्स मिल रहे थे और अपना सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें मिल रही थी। बूट स्पेस अच्छा है काफ़ी, तो सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें मैंने इसमें इंस्टॉल ज़्यादा करवानी नहीं पड़ी, सिर्फ मुझे मैट नहीं मिले थे, वो मैंने मैट इसमें डलवाए। तो ये सब आप देखेंगे तो अंदर से कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। हालांकि डैशबोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी चलिए इस तरीके की गाड़ी थी। और ये कम से कम 10 महीने अच्छी भी चली, लेकिन अब इसमें जो है पिछले 3 महीने से DPF फ़िल्टर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और ये मैं बताऊँ, मॉडल अब मुझे पड़ा था 13,35,000 का ऑन रोड, और ये EMI पर भी है, अच्छी खासी EMI इसकी हर महीने हम भरते हैं। देखिए, जब EMI 13,35,000 की गाड़ी की आप भरते हैं तो एक ऐसी EMI होती है कि शायद एक किसी वर्कर की फैक्ट्री में इतनी सैलरी होती है और इतनी हम EMI भरते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, जब गाड़ी हम लेने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं कि इसमें इतने फ़ायदे हैं, आपका EMI भी एकदम, आपका लोन भी एकदम हो जाएगा। वो पैसा हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। चाहे आप जितने भी कस्टमर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, और पैसा जब कमाया जाता है आप अपनी सुविधा के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, और तब भी आपको सुविधा ना मिले तो आप पर क्या बीतेगी, आप शायद ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये गाड़ी 13,35,000 ऑन रोड पड़ी, उसकी EMI भी अच्छी खासी जा रही है, EMI भी जा रही है, उसमें कोई कटौती नहीं है। लेकिन ये फैसिलिटीज़ जो परेशानी कस्टमर को झेलनी पड़ती हैं, शायद उसका EMI में से कोई कटिंग नहीं होती। वो पूरा पैसा कंपनी पे क्योंकि चला जा चुका है और अब उसको हमें इंटरेस्ट के साथ भरना है। अब इसमें ये प्रॉब्लम 3 महीने से आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ है। 7 बार रीजनरेशन हो चुका है। अब मैं जब लास्ट बार गया रीजनरेशन करवाने, जब अत हो गई बिल्कुल, अब 3 बार रीजनरेशन की ट्राई एजेंसी में की गई, लेकिन वो तीनों बार फेल्ड हुआ। इसका मतलब ये है कि DPF अब रीजनरेशन भी नहीं ले रहा। कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि DPF ने शायद जवाब ही दे दिया, लेकिन कंपनी जो है वो चेंज करने को तैयार ही नहीं है। बात हालांकि चल रही है, आगे से वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देरी हो रही है और इसके नुकसान मुझे झेलने पड़ रहे हैं। एवरेज बिल्कुल डाउन है, एक्सेलेरेट बिल्कुल डाउन है, गाड़ी एक्सेलेरेट नहीं पकड़ रही। और जब भी मैं रीजनरेशन कराने जाता हूँ तो 50-60 किलोमीटर का जो उसमें डीजल है वो एक्स्ट्रा उसमें फूक जाता है। जब भी मैनिफोल्ड खुलता है, जब भी कोई दिक्कत इसमें आती है, तो 200-300 किलोमीटर गाड़ी को चला के टेस्ट किया जाता है कंपनी द्वारा, उसमें भी मेरा 15 से 2,000 रुपये का जो डीज़ल है वो ओनर का लगता है। तो ये सारा पैसा और जो मैं बार बार टाइम निकाल के वहाँ पर जाता हूँ, ये सब मेरी ही
लाइफ से खर्च हो रहा है, मेरा पैसा भी जा रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है, मैं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ और जो एफ़र्ट्स लग रहे हैं, एनर्जी लग रही है वो अलग। तो 13 लाख रुपए खर्च करके भी और महीने में EMI भर के भी अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कंपनी की क्या ज़िम्मेदारी है, आप ये लोग सोच सकते हैं कि किया सोनेट, खासकर मैं किया कंपनी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसी चीज़ है। हालांकि कुछ कस्टमर कुछ लोग हैं जो वीडियो पे कमेंट करते हैं कि ये ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। देखिए, दूसरों को सलाह देना बड़ा आसान है, जब आप पर बीतेगी तब आप बताना, फिर आप लोग भी एजेंसी के चक्कर काटते होंगे और मैं नहीं, मेरे जैसे ऐसे कई कस्टमर हैं, चाहे मैं किसी और कंपनीज़ की बात करूं या किया की बात करूं, जो रीजनरेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मेरे साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस किया के साथ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि सभी गाड़ियों में ये दिक्कत होगी, मेरे साथ जो दिक्कत है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ अवेयर रहें और आप भी ऐसी गलती ना करें। जाए तो अपनी हर चीज़ पूछ कर लें कि ऐसी दिक्कत इसमें DPF में है तो कहीं मुझे तो नहीं दिक्कत आएगी और क्यों आती है, ये नहीं, ये सब सवाल जवाब करके आप कंपनी से लें। फ़िलहाल मैं तो अपने आप को नुकसान में मान रहा हूँ कि मैंने जो अपना पैसा किया पे लगाया, शायद मैं इसमें जब मुझे रीजनरेशन ही करनी थी तो मैं इस सेगमेंट की गाड़ी क्यों लेता, क्योंकि 13-14 लाख रुपए खर्च करके तो शायद मुझे थार का एक सेकंड बेस मॉडल भी मिल जाता 4x2। उसमें थार का सिस्टम भी रहता कि थार भी है, बड़ी गाड़ी भी है, इस सेगमेंट से बड़ी गाड़ी भी है और डीजल भी थी और हर चीज़ की फैसिलिटी उसमें मिलती। और ये गाड़ी भी ली, फीचर्स के साथ ली और फिर भी हमें नुकसान भरना पड़ रहा है। अब लोगों का कहना है तो यही है कि इतने में तो थार आ जाती और शायद ये परेशानी ना आती। हालांकि वो भी डीजल है, रीजनरेशन की दिक्कत उसमें भी है, लेकिन बात वही है, जो हमारे पास चीज़ आ जाती है हमें उसके बारे में सुनना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा है। ये पूरी गाड़ी मैंने आपको दिखाई, 13 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। हालांकि अब तो सस्ती आ रही है, अब डिसकंटिन्यू हो गया। अब मैं जब इसको, मेरा मन बना कि चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको चेंज करके कंपनी से दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ। अब 1 साल बाद इसकी वैल्यू जो है वो घटकर सिर्फ मात्र 8.5 लाख से 2 लाख रुपए हो चुकी है। अब मैं इसको अगर बेचने जाता हूँ, चेंज करने जाता हूँ एक्सचेंज में, तो पहले तो इसका लोन ही पूरा नहीं हो रहा है, तो पहले लोन में पैसे भरो, फिर नई गाड़ी लेने के लिए जो है डाउन पेमेंट भरो और फिर दोबारा। तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं पुरानी गाड़ी भी गई और 2 लाख रुपए और ऊपर से देने पड़ गए। तो कहीं ना कहीं कितना नुकसान में यहाँ पर, मतलब लेते ही 1 साल में इसके 5 लाख वो घट गए और 2 लाख और, तो मतलब 7 लाख रुपए का नुकसान किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अब इस चीज़ को कौन सुनेगा? तो जितने भी कस्टमर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अवेयर करना चाहता हूँ भाई, जब भी गाड़ी लेने जाओ, खासकर किया की, तो एक बार वहाँ पर पूरा रिसर्च करके जाओ, पूछ के जाओ डीजल पेट्रोल में क्या फ़र्क है क्या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, कार से ट्रैवल ब्लॉग्स एंड फूड्स के लिए। डू सब्सक्राइब।